आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी के 15 नंबर के वीडियो में। माय डियर, आपका लगभग कहा जाए तो 70% में सिलेबस समाप्त कर चुका हूँ। ठीक है, 30% है जिसको हम लोग आने वाले इस महीने में कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स इस अक्टूबर में आपके थर्ड ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग कहीं से भी बुक उल्टा के देख लीजिएगा, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ा चुका रहूंगा। ठीक है, इतना पढ़ा देंगे कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से एग्जाम देंगे। ठीक है, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग इसी वाले लॉन्ग में ही कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन से हमें नॉलेज होगा, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन पढ़ा ही दिए, माल पोजीशन पढ़ा ही दिए हैं। आज हम लोग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफ, मिडवाइफ के क्या क्या कानूनी उत्तरदायित्व हैं। चूंकि आप लोग को पता है मिडवाइफ जो है आपको यह मिडवाइफ जो है प्रसव में भूमिका निभाती है। ठीक है, तो मिडवाइफ के क्या क्या जो है कानूनी उत्तरदायित्व होता है, क्या क्या जो है कानूनी लीगल रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिबल है, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। नर्स को कानूनी तथा नैतिक रूप से निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। मिडवाइफ वही होता है जो आपके एक प्रकार से नर्स ही होती है। ठीक है, यह भी प्रशिक्षित होती है और इनको भी जो है लेबर वगैरह कराने का नॉलेज होता है। तो नर्स कहिए या मिडवाइफ कहिए, वही चीजें हैं। इनको कानूनी तथा नैतिक रूप से निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। कौन कौन सी जिम्मेदारी इनको है जिसको निभाना चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला है कानूनी उत्तरदायित्व का ज्ञान होना, पहला है लीगल ड्यूटी का ज्ञान होना चाहिए। नर्स को अपने कानूनी उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यह ज्ञान होना आवश्यक है। व्यवसायिक कार्य करते हुए लापरवाही का दोषी पाए जाने पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। अब मान गए आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, आप नर्स हैं, आपका क्या काम है लेबर वार्ड में, ठीक है, बच्चे को देख रेख करना, ठीक है, जन्म में प्रसव में जो है अपना भूमिका निभाना। और अगर आप अपने कर्तव्यों से, अपने व्यवसायिक कार्य से लापरवाही कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। तो इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका क्या लीगल ड्यूटी है, क्या आपके कानूनी उत्तरदायित्व है, क्या आपका कर्तव्य है, और अपने कर्तव्यों को अच्छे से करें। नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी जो है कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसे में लीगल ड्यूटी क्या है आपका, क्या कानूनी उत्तरदायित्व है, इसको आपको समझना चाहिए। तो पहला है कानूनी उत्तरदायित्व का ज्ञान होना, यानी लीगल ड्यूटी का ज्ञान होना। ड्यूटी मतलब आपके कामों को, कर्तव्य का, आपका क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्ड संधारण करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। नर्स का उत्तरदायित्व है कि रिकॉर्ड का विधिवत तरीके से रख रखाव करे। रिकॉर्ड्स कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मिडवाइफ द्वारा किए जा रहे कार्यों को क्रमबद्ध रिकॉर्ड में रखना चाहिए। अब आप एक नर्स है, एक मिडवाइफ है, तो आपका यह भी रिस्पॉन्स बनता है कि आप कितना देखभाल किए हैं, कितने जो है आप डिलीवरी में भाग लिए हैं, कितने लेबर में आप अच्छे से कराए हैं, भूमिका निभाए हैं। मतलब टोटल रिकॉर्ड आपको अच्छे से विधिवत तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि यह रिकॉर्ड आने वाले भविष्य में, समय में कानूनी जरूरत पड़ सकता है, कानूनी भूमिका निभा सकता है यह रिकॉर्ड। इसलिए इसको अच्छे से रखना एक आपका रिस्पॉन्स होता है, जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो दूसरा है रिकॉर्ड रखना। तीसरा है कम्युनिकेशन संप्रेषण। संप्रेषण के मतलब होता है कि आप एक नर्स है, एक मिडवाइफ है, तो आपको उससे संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, मरीज, उसके परिजनों से कैसा बिहेव करना है, कैसा जो है बात विचार करना है। देखते होइएगा कहीं कहीं बहुत कड़क आवाज में कोई स्टाफ बात करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक नर्स है, आप एक मिडवाइफ है, तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आपको कैसे रोगी से बातचीत करना है, कैसे आप रोगी के परिवार से जो है बातचीत करेंगे, संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन संप्रेषण का जिम्मेदारी आपको बनानी चाहिए। बेहतर बनाएंगे तो आप पेशेंट को मनोवैज्ञानिक सहारा दे सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है पेशेंट से मिलते हैं। कोई और डॉक्टर तो हमेशा पेशेंट से नहीं मिलता है, लेकिन एज ए नर्स, एज ए मिडवाइफ हमेशा पेशेंट से आप ही को देख रेख करना है। तो आप कम्युनिकेशन बेहतर रखेंगे पेशेंट के साथ या उसके परिजन के साथ, तो देख रेख अच्छा होगा। यह कानूनी जिम्मेदारी है कि आपका बात विचार अच्छा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जो है आपका कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन ही व्यवहार को प्रदर्शित करता है। उच्च आवाज में बात करिएगा, झरेट के मतलब झाड़ के अपने पास से दूर भगा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, अविश्वास की भावना क्रिएट होगी मरीज के मन में, उसके परिजन के मन में, वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कम्युनिकेशन करे कि रोगी में, उसके परिजन में विश्वास उत्पन्न हो, आपके प्रति सम्मान की भावना
बना रखे हो, तो कम्युनिकेशन आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा है लिखित सहमति प्राप्त करना। अब मान गए लेबर के दौरान आप पेशेंट का लेबर करने के लिए जो है जा रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, उसके लिए सीजेरियन करना पड़ रहा है, सर्जरी करना पड़ रहा है, तो आपको गंभीर सिचुएशन में आपको शल्य क्रिया करने से पहले जो है रिटन कंसेंट करते हैं, लिखित सहमति प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा आप भूल जाते हैं, करना नहीं करते हैं, अगर कोई पेशेंट के साथ गड़बड़ हो गया तो उसके परिजन डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, फंसा देंगे। तो इसके लिए रिटन परमिशन पहले लिया जाता है, ताकि पेशेंट के साथ अगर मान के बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसका जवाबदेही कानूनी रूप से आपको मदद करेगा वह रिटन कंसेंट, ठीक है। तो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है कि यह आपको बचा सकता है कानूनी पेच में फंसने से, क्योंकि आपके पास पहले से परमिशन रहेगा, रिटन कंसेंट रहेगा, और आप दिखा दीजिएगा कि देखिए सर मैंने इसके कोई गलत नहीं किया, ये प्रॉब्लम के कारण इसके पेशेंट के साथ दिक्कत हो गया, दुर्घटना हो गया, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने इससे पहले ही परमिशन ले रखा है, ठीक है। तो यह रिटन कंसेंट बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसको जरूरी आपको है रखना। आगे है विस्तृत जानकारी, बी अपडेट। मिडवाइफ को विभिन्न प्रकार के कानूनों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। कानून जानकारी होने से मिडवाइफ को अपने कानूनी उत्तरदायित्व का पता होता है। मानिए आप एक नर्स के तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, मिडवाइफ या नर्स, आप जनरल मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी होता है ना, तो जिसमें मिडवाइफ भी जो है नर्स मिडवाइफ के ही काम करती है। तो समझिए अगर आप के अंदर कानून का विस्तृत नॉलेज नहीं है, आपके अंदर फुली नॉलेज नहीं है कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में, तो क्या होगा, आपको कोई भी आदमी जो है आपको बुर्बक बना के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास विस्तृत अगर नॉलेज कानून का नहीं रहेगा तो आप उसके उत्तरदायित्व का जो है पालन नहीं कर पाएंगे कि क्या आपका ड्यूटी है, क्या आप मेंटेन करेंगे, क्या रखेंगे, क्या परमिशन लेंगे। ये सब चीज जो है आपके कानूनी रूप से जानकारी होनी चाहिए, विस्तृत जानकारी आपको रखना पड़ता है एज ए मिडवाइफ, ठीक है। छठा है असुरक्षा को टालना, अवॉइड माल प्रैक्टिस। अब ऐसी परिस्थितियां से मिडवाइफ को बचना चाहिए जिससे रोगी को असुरक्षा उत्पन्न हो। यदि किसी प्रक्रिया में मिडवाइफ को कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे उस प्रक्रिया को करने में हठ धर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। हठ धर्मिता का मतलब होता है कि जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मिडवाइफ को अपने वरिष्ठ सहयोगियों से सलाह लेनी चाहिए। मान गए अब यह डिपार्टमेंट है, हो सकता है कोई नया भर्ती हो नर्स में और पहले से जो काम कर रहा हो, तो उसमें ज्यादा अनुभव का फर्क हो जाता है, तो धीरे धीरे सब सीखता है। तो मान गए जो चीज आपको नहीं आ रहा हो तो आप अपने वरिष्ठ, अपने सीनियर से सहयोग लेंगे काम करने में, पेशेंट को देखने में। अब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, जबरदस्ती आप जो है, आपको इंजेक्शन देना नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती उसको इंजेक्शन दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप सहयोग ले सकते हैं किससे, अपने सीनियर से। एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा काम ना करें कि मरीज को आपसे असुरक्षा उत्पन्न हो जाए आपके करने से, यानी गलत चीजें, माल प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, असुरक्षा को टालना चाहिए फर्स्ट, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी हठ नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सातवां है स्टैंडर्ड केयर, मानक देखभाल। अब कभी भी आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी के देखभाल को बेहतर स्तर का बनाए रखने के लिए मिडवाइफ को अस्पताल द्वारा निर्धारित मानक देखभाल प्रदान करनी चाहिए, स्टैंडर्ड देखभाल देनी चाहिए। अब माय डियर, कोई भी अस्पताल चाहता है कि मेरे मरीज के साथ कोई दिक्कत ना हो, बेहतर ढंग से देखभाल करे, खासकर सरकारी अस्पताल में जो भी सुविधा होता है देनी चाहिए, जो भी एक मानक तय किया गया है कि इतने मानक तक जो है पेशेंट को इतने स्टैंडर्ड तक देखा जाएगा, तो वो पूरे स्टैंडर्ड अपना उपयोग करना चाहिए मरीज के लिए। चूंकि सरकार व्यवस्था करती है, आपको जॉब पर रखी है, डॉक्टर के रखते हैं, सारे व्यवस्था करते हैं पेशेंट को एक स्टैंडर्ड केयर मिलने के लिए, तो आपको भी एक मानक देखभाल जो है करना चाहिए, जो भी अस्पताल का मानक है उसके अनुरूप देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। और यह स्टैंडर्ड केयर करने से बेहतर स्वास्थ्य स्तर बनेगा, ठीक है ना। तो सातवां पॉइंट मानक देखभाल। आठवां है कुछ अन्य कर्तव्य भी हो सकता है एक नर्स का, एक मिडवाइफ का। अन्य कर्तव्य मतलब अन्य ड्यूटी, अन्य लीगल रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। जैसे मिडवाइफ को रोगी अथवा उसके परिजनों से कोई उपचार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि आप नर्स हैं, आपको सरकार पेमेंट दे रही है, या आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आपको आपका संस्था जो है मंथली दे रही है सैलरी, तो आप अपने
मरीज से, उसके परिजनों से कोई उपहार नहीं लेना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह एक इलीगल है, उपहार लेना इलीगल है, ठीक है। इसलिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका कि आप किसी से कोई उपहार नहीं लेंगे। मिडवाइफ रोगी को देखभाल किसी अयोग्य व्यक्ति के ऊपर ना छोड़े। अब आप नर्स है, हो सकता है आपको कोई कहे कि हमको प्रैक्टिस सिखा दीजिए, थोड़ा ये बता दीजिए काम करना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी अयोग्य व्यक्ति जो जो इस चीज के योग्य नहीं है, उसके ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं काम को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आगे है, यदि रोगी या उसके परिजनों को कोई शिकायत है तो उसका निवारण करना चाहिए। मान गए, आपको ये भी चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे हो गया, गंदगी को लेकर हो सकता है, समय पर दवाई देने के लिए हो सकता है, परिजन आपको सुझाव या शिकायत कर सकता है, तो इसका आपको निवारण करना चाहिए, ना कि उसको जो है आप और परेशानी में डालें। मिडवाइफ को चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी को उचित दवाइयां देनी चाहिए। अब देखते होइएगा, समय समय पर डॉक्टर आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट, दवाई देने का जो काम होता है नर्स को करना पड़ता है, समय समय पर दवाइयां देना पड़ता है, इसीलिए नर्स को रखा जाता है देखभाल के लिए। रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज देते समय संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। अब पेशेंट को डॉक्टर जो है डिस्चार्ज कर दिए, डिस्चार्ज लिख दिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा, डिस्चार्ज लेटर बनाना पड़ता है, इसके लिए रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। रोगी के बारे में किसी भी प्रकार का गलत कथन नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अब रोगी के बारे में उसके परिजनों को या कोई व्यक्ति को गलत भ्रामक जो है तथ्य नहीं बताना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका परिजन और ज्यादा चिंतित हो जाए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए एज ए नर्स या एज ए मिडवाइफ, चूंकि यह सब कानूनी उत्तरदायित्व है। एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मिडवाइफ में नर्स का क्या कानूनी उत्तरदायित्व है, या एक मिडवाइफ के लिए क्या कानूनी उत्तरदायित्व है। तो निम्नलिखित एक नर्स के लिए या एक मिडवाइफ के लिए अनेकों जो है कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है। कौन कौन? पहला है, कानून की उत्तरदायित्व का ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। लीगल ड्यूटी का ज्ञान होनी चाहिए एक मिडवाइफ, एक नर्स को, ठीक है। ज्ञान होगा तभी ना वो कर पाएगी कि हमें क्या क्या जो है करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा है, रिकॉर्ड मेंटेन करना आना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। तीसरा है, अच्छी जो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, संप्रेषण है। चौथा है, लिखित सहमति प्राप्त करना, अगर पेशेंट को सर्जरी होना है तो उससे पहले रिटन कंसल्ट करे, ठीक है। पांचवा है, विस्तृत जानकारी, बी अपडेट, फुली जानकारी होनी चाहिए आपको, कानून के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, अपने कानूनी उत्तरदायित्व को पता करे, विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। छठा है, कोई भी माल प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना, असुरक्षा को टालना चाहिए, समझ रहे हैं। सातवां है, स्टैंडर्ड केयर प्रदान करना चाहिए, मतलब एक मानक देखभाल जो है देना चाहिए। और कुछ अन्य कर्तव्य भी हो सकता है, जो ऊपर आप नहीं लिखे उसको नीचे में लिख देना है, और यह सब कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको ध्यान में देना पड़ता है, समझ गए। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स के लिए या मिडवाइफ के लिए बता दिए। अब मेरा आज का एक अगला क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है आपके सामने में है, देखिए यहाँ पे। अब यह प्रश्न भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा, पीएनडीटी एक्ट के बारे में बताएं। पीएनडीटी एक्ट होता क्या है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए हम पीएनडीटी एक्ट के बारे में देखते हैं, चूंकि यह लेबर में या आपके मिडवाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनडीटी एक्ट। चलिए देखते हैं। पीएनडीटी एक्ट का पूरा नाम, पहले पीएनडीटी का फुल फॉर्म जान लीजिए, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ठीक है। पीएनडीटी होता है कि जो मतलब बच्चा है उसको गर्भ में ही कोई जांच करके, कुछ जैसे भ्रूण जांच हो गया, ठीक है, जैसे लड़का है कि लड़की है कि क्या है, ये आपके डायग्नोस्टिक होता है, जांच होता है, जिसको अगर आप प्री नेटल में अगर कोई डायग्नोस्टिक करवाने का टेक्निक अगर करते हैं तो यह एक्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट होता है। यह अधिनियम 1994 में पारित किया गया, इससे लागू 1 जनवरी 1996 से किया गया। यह एक एक्ट है जिसमें प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म नाम है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, एक्ट इसका पूरा नाम है। 1994 में पारित किया गया और यह 1 जनवरी 1996 से लागू किया गया इसको, ठीक है। एक्ट मतलब होता है नियम, ठीक है, कानून। अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब पीएनडीटी का इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज को लिया गया, इसका क्या वो मतलब बनता है या क्या उद्देश्य बनता है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जन्म पूर्व शिशु को लिंग की जांच अथवा लिंग निर्धारण करने की रोकथाम। अब होता यह था कि
पीएनडीटी एक्ट के जरिए जब पीएनडीटी नहीं आया था तो उससे पहले अगर किसी को लड़की नहीं चाहिए था तो वह जो है जांच करवा के पता कर लेता था, अगर लड़की रहता था तो उसको जो है गर्भ में ही जो है उसको एवर्सन करवा देता था, या किसी को लड़का नहीं चाहिए तो मतलब यह जो है भेदभाव करता था लड़का और लड़की के बीच में। ठीक है, इसके लिए सरकार ने यह एक्ट को लाया और यह बताया कि इस एक्ट में पूर्व मतलब शिशु जन्म से पूर्व जो है लिंग परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और लिंग का निर्धारण भी जो है लड़का है या लड़की इसका निर्धारण भी करना रोकथाम जो है इस एक्ट के जरिए किया गया। नर मादा शिशु अनुपात को सुधारना, इसका यही लक्ष्य था कि बहुत लोग लड़की होता था तो नाखुश हो जाता था, एवर्सन करवा देता था, नहीं रखना चाहता था। तो इसका उद्देश्य था कि जो नर पुरुष और जो मादा है जो लड़की है उसके बीच में अनुपात को सुधारना। अगर लड़की रहेगा और सब लड़का ही चाहेगा तो लड़की कहाँ से आएगा, तो लड़की भी जरूरी है। तो इसके लिए दोनों के बीच में अनुपात सही होगा तभी ना सही हो पाएगा सब चीज, तो इसको सुधारना। मादा भ्रूण की होने की स्थिति में गर्भपात को रोकना। अब मादा भ्रूण का मतलब है कि लड़की होने की स्थिति में जो है लोग एवर्सन करवा देता था, तो इसको रोकथाम करना, इस उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। गैर कानूनी लिंग निर्धारण जांच केंद्रों को रोकना व लिंग निर्धारण केंद्र चलाने वाले को दंड का प्रावधान। अब यह कहा गया कि इस एक्ट के जरिए अगर कोई गैर कानूनी रूप से लिंग निर्धारण करने का अपना धंधा खोलेगा, लैब खोलेगा, जहां पे वह ये जांच करेगा कि लड़का है या लड़की, मतलब लिंग को निर्धारण करेगा, वैसे केंद्रों को रोकना, और जो ऐसा करे उसको दंड का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत किया गया। तो ये सारा चीज इसका उद्देश्य है, खासकर यही इसका उद्देश्य है कि लड़का लड़की के अनुपात को सुधारा जाए। ठीक है, मादा भ्रूण होने की स्थिति में जो है गर्भपात जो करा देता है उसको रोकथाम करना। ठीक है, गैर कानूनी लिंग निर्धारण जांच केंद्रों को रोकना। ठीक है, ऐसे केंद्र चलाने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान, कठोरतम सजा का प्रावधान करना, यह सब इसी एक्ट का उद्देश्य है। ठीक है, समझ गए चीजों को, बहुत अच्छा यह एक्ट है। इसका जो है और इसका उद्देश्य ये भी था कि जन्म से पहले शिशु के लिंग की जांच करना भी गैर कानूनी है। ठीक है, और लिंग निर्धारण भी जो है करना ये भी गैर कानूनी है, नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है आपको, ये सब इस एक्ट का उद्देश्य है कि इस एक्ट में यही सब चीजों को लाया गया। ठीक है, अब यह नियम क्या कहता है देख लीजिए। नियम जो है यहाँ पे, यह नियम क्या कहता है, वो तो हो गया उद्देश्य की, इन उद्देश्य के लिए यह एक्ट लाया गया। लेकिन यह नियम अब क्या कहता है, इस एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित नियम होते हैं। यह नियम क्या कहता है, चूंकि एक्ट होता है अधिनियम। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे नियम बनते हैं। तो नियम बनते हैं, यह एक्ट में क्या क्या नियम है देख लीजिए। गर्भावस्था में शिशु के लिंग की जांच नहीं की जा सकती है, यह एक्ट कहता है, यह इसमें नियम है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्थान हो, वह गर्भ के पीरियड में शिशु की लिंग की जांच नहीं कर सकता है, नहीं की जा सकती है, दंडनीय है। ठीक है, गर्भवती महिला का अल्ट्रासोनोग्राफ किए जाने वाले केंद्रों को सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। अगर कोई अल्ट्रासाउंड अपना खोलता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्रेट होना चाहिए, और उसे ये कहना चाहिए कि हाँ, हम यहाँ पे भ्रूण परीक्षण नहीं करते हैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे लेकिन भ्रूण परीक्षण नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा आप लोग देखते भी होइएगा, अस्पताल में बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ भ्रूण परीक्षण नहीं होता है, यह दंडनीय अपराध है। तो इससे जो है जो भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करता है उसे केंद्र सरकार में पंजीकृत होना पड़ता है। ठीक है, उसे कहना पड़ता है कि हाँ, हम भ्रूण परीक्षण, लिंग परीक्षण नहीं करेंगे। जन्म से पहले लिंग निर्धारण का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। कोई भी अस्पताल, कोई भी संस्था जो जांच करता हो अल्ट्रासाउंड का या जो भी चीजों का, वह ये विज्ञापन कतई नहीं चला सकता है कि हाँ, यहाँ पे भ्रूण परीक्षण होता है। इसीलिए देखते होइएगा कि अल्ट्रासाउंड के जहां जहां केंद्र रहता है वहां पे लिखा रहता है बोर्ड में मोटे अक्षर में कि यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो यही विज्ञापन नहीं कर सकता है कोई, समझ गए। अल्ट्रासोनोग्राफी यानी यूएसजी का प्रयोग सीमित एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। अब जो यूएसजी है उसका उपयोग ये नहीं होना चाहिए कि भ्रूण परीक्षण के जांच के लिए, लिंग के जांच के लिए किया जाए, इसका सीमित जांच होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, यह नियम कहता है। ठीक है, आगे देखिए इस नियम में और क्या चीजें होता है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे होता है कि यूएसजी का उपयोग विशेष परिस्थितियों में पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट अथवा सोनोलॉजिस्ट अथवा गायनकोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जा सकता है। मान गए कभी कभी होता है कि लिंग जानने के लिए नहीं, स्थिति जानने के लिए, भ्रूण किस स्थिति में है, सही है, गड़बड़ है, जब
फीमेल को प्रॉब्लम होने लगे तो अल्ट्रासाउंड उस स्थिति में कराना पड़ता है। तो उसके लिए पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, सोनोलॉजिस्ट होते हैं या गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, इन्हीं के द्वारा कराना चाहिए। ठीक है, तो यह सब नियम में कहा गया है और यह नियम ओवरऑल यही कहा जाए तो यह जो है काबू पाने के लिए किया गया कि भ्रूण परीक्षण, लिंग परीक्षण न हो जन्म से पहले। ठीक है, इसीलिए यह जो है कानून आया खासकर, क्योंकि अगर लोग पता कर लेता था तो लड़की को नहीं होने देता था। ठीक है, या नुकसान कर देता था, बहुत सारे कंडीशन होता था जहां पे लड़की और लड़का के बीच भेदभाव होता था, समझ गए, बहुत सारे चीज होता था, लिंग का जो अनुपात है वो गड़बड़ा सकता है। तो इन सब चीजों के लिए यह एक्ट को लाया गया। ठीक है, अब इस एक्ट में का उद्देश्य और नियम समझ गए। अब इसमें कुछ प्रावधान भी करे गए दंड का, पुनिशमेंट का। अगर कोई गलत करेगा, जबरदस्ती इस नियम के विरुद्ध जाएगा तो उसके लिए दंड होता है। तो दंड में क्या क्या है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निम्न प्रकार से दंडित किया जा सकता है। कौन कौन दंड है, चलिए देखते हैं। पहला है डायग्नोस्टिक केंद्र व रेडियोलॉजिस्ट या चिकित्सकीय पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। पहला तो यही होगा कि कोई भी अगर पकड़ा जाएगा, कोई भी डायग्नोस्टिक केंद्र या कोई भी करने वाला रेडियोलॉजिस्ट हो या कोई भी डॉक्टर अगर पकड़ा जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वह निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट यही होता है। दूसरा है कि मशीनों व रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया जाएगा। जो भी उसके अंडर में मशीन है, उसके केंद्र में, उसके मशीन को, टोटल रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अभी तक कितना यह कर चुका है। ठीक है, तीसरा है पहली बार उल्लंघन पर 3 वर्ष की कैद व 10,000 रुपए की जुर्माना। अगर कोई सोनोलॉजिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो या यहाँ तक गायनिकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर भी हो और वह करे और वह पकड़ा जाए तो उसे 3 साल की, तो यही चीजें हैं कि अगर कोई पहली बार इस कानून का उल्लंघन करता है, इस एक्ट का, तो उससे 3 वर्ष की कैद व 10,000 का जुर्माना होगा। ठीक है, दूसरी बार अगर वह इसी चीज को उल्लंघन कर देता है और दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 5 वर्ष का कैद होगा और सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगे। आगे देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है। पांचवा पॉइंट कहता है पहली बार उल्लंघन पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर से चिकित्सक का नाम 5 वर्ष के लिए हटाना व दूसरी बार उल्लंघन पर हमेशा के लिए नाम हटाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि कोई अगर गड़बड़ी करेगा, पकड़ा जाएगा, तो पहला बार अगर पकड़ा जाता है, ठीक है ना, तो उसको जो है 5 वर्ष के लिए नाम को रजिस्ट्रेशन से हटा दिया जाता है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो हमेशा के लिए हटा देगा नाम, तब फिर कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, एमसीआई में। ठीक है, जो कि डॉक्टर सब रजिस्टर्ड होते हैं वहां पे, जैसे नर्स के लिए काउंसिल होता है ना, उसी प्रकार से डॉक्टर के लिए भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो वहां से नाम हट जाएगा तो आप डॉक्टर बेकार के हो जाएंगे। ठीक है, लिंग निर्धारण करवाने पर रोगी व उसके परिजनों को 1,000 रुपए जुर्माना व 3 महीने का कैद अथवा दोनों किया जा सकता है। अगर कोई घर वाला अपना करवाता है कि अपने परिजन को या किसी रोगी को, तो उसको भी जुर्माना है 1,000 रुपए का या 3 महीने का कैद अथवा दोनों हो सकता है। तो यह सब प्रावधान किया गया है इस एक्ट में। टोटल एक्ट पीएनडीटी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, पीएनडीटी, ठीक है ना, क्या चीज है, पीएनडीटी ही ना था, देख लीजिए क्या है, पी क्या था, पीएनडीटी, हाँ वही है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी जन्म से पहले डायग्नोस्टिक टेक्निक घातक है, यह जो है गैर कानूनी है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से सबको बता दिया इसका उद्देश्य क्या है, क्यों, किस उद्देश्य के साथ में यह आया, इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम यह कहता है, और नियम के बाद इसमें क्या क्या दंड का प्रावधान भी है। अगर कोई नहीं मानता है तो दंड भी है उसके लिए। तो ये सारे चीज दंड के रूप में है। ठीक है, तो यह बहुत कठोर कानून है, समझ लीजिए। यहाँ पे टोटल मैंने आपको इसका इंग्लिश नीचे दे रखा है, ऊपर दोनों प्रश्न का नीचे इंग्लिश एक लाइन दे दिया है, एक साथ, तो आप लोग पढ़िए, समझिए। ओके, हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर बताइए आपका यह वीडियो कैसा लगा है, और 3rd ईयर वाले आपका सिलेबस अब अंतिम चरणों में है, तो जरूर पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, धन्यवाद।